हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइन्थ टू क्लासेस एंड दिस इज़ नई श्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। केवीएस के सीडीपी के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम संवेगात्मक विकास में शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास और किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास को पढ़ने वाले हैं। संवेगात्मक विकास से किस तरीके से क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बताती चलूँगी साथ में, ताकि आपको क्वेश्चन का तरीका भी समझ में आए। बाकी मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन भी करवा पाऊँ, इस चीज़ को आप लोग समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। तो प्रैक्टिस आपको अपने आप से ही करनी है, बाकी मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं हमेशा आप लोगों के लिए करने को तैयार हूँ। ठीक, तो आज हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। मतलब कल के लेक्चर में आप लोगों ने संवेग के बारे में पढ़ा, सारी चीज़ें आपने जानी संवेगों के बारे में। आज आपको ये देखना है कि शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास होता कैसे है, कैसे शिशु अपने संवेगों को प्रदर्शित करता है, एक छोटा बालक कैसे अपने संवेगों को प्रदर्शित करता है, ये आपको यहाँ पर सीखना है। और आपके लिए क्या महत्व है एज अ टीचर, आप इसको क्यों पढ़ना चाहते हैं, यानी कि इसका एजुकेशनल आपका इम्प्लीमेंटेशन कहें या क्या होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। कि इसका जो आप हिंदी में क्या कहते हैं, कक्षा शिक्षण उपयोग कहेंगे, है ना, कक्षा शिक्षण उपयोग इसका क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो आइए देखते हैं। शैशवावस्था का जो बालक होता है उसका जो संवेगात्मक व्यवहार होता है वो बहुत ज़्यादा अस्थिर होता है। अस्थिर का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, मतलब पल भर में रोना, पल भर में हंसने लगना। अस्थिर का मतलब ये होता है, मतलब जो बार बार आपका चेंज हो, अस्थिर हो। स्थिर का मतलब जब कोई चीज़ एक ही जगह पर बनी रहती है तो वो स्थिर कहलाती है। क्या कहलाती है? स्थिर कहलाती है। वहीं कोई चीज़ अगर बार बार बदलती है ना तो वो क्या होता है? अस्थिर होता है। तो ऐसे ही शिशु का व्यवहार कैसा होता है, जो शैशवावस्था में शिशु होता है इसका संवेगात्मक व्यवहार देखिए। आपका संवेगात्मक जो व्यवहार होगा वो किस तरीके का होगा? बिल्कुल अस्थिर होता है। यहाँ पर पल भर में रोने लगेगा, पल भर में हंसने लगेगा, ये होता है अस्थिरता का मतलब। शैशवावस्था में संवेगों में बहुत ज़्यादा उग्रता पाई जाती है। आप देखिएगा, शैशवावस्था का जो शिशु होता है उसके संवेगों में इतनी ज़्यादा उग्रता पाई जाती है कि अगर उसको उसकी जो चीज़ें हैं वो ना दी जाएं, जैसे उसको ज़रूरत है जिस चीज़ की, मान के चलिए उसको भूख लगी है, उसको दूध की बोतल नहीं मिली अगर, तो पूरा घर सर पे उठा लेगा, इतना रोता है। तो उसके संवेगों में बहुत ज़्यादा उग्रता पाई जाती है, चीखता है, चिल्लाता है, जब तक उसकी वस्तु जो है, जो चीज़ की ज़रूरत है वो उसको ना दी दी जाए। जैसे ही आप उसको बॉटल दे दोगे तुरंत वो चुप हो जाता है। तो ये होती है संवेगों में उग्रता। ठीक, अब देखिए, हर एक अवस्था में आपके जो संवेगात्मक व्यवहार हैं इनको प्रदर्शित करने का एक अलग तरीका होता है। ठीक है, तो जैसे शिशु होता है तो वो बोल तो पाता नहीं है क्योंकि छोटा सा है। आप जब छोटे से थे आप सभी को पता है कि 0 से 2 वर्ष का बालक क्या ही बोल पाएगा, है ना। तो उस टाइम आप अपने संवेगों को कैसे प्रदर्शित करेंगे? अगर आपको गुस्सा आ रहा है, देखिए, जो आपके जो संवेग होते हैं ये आपके किससे जुड़े होते हैं? ये संवेग आपके मूल प्रवृत्ति से जुड़े होते हैं। प्रत्येक संवेग का संबंध मूल प्रवृत्ति से होता है, और ये जो मूल प्रवृत्ति है ये जन्मजात होती है भाई। ये जन्मजात होती है, इसका मतलब ये है कि ये आपके जीन के साथ आपकी इनबिल्ट होती है। ऐसा नहीं है कि आपकी मूल प्रवृत्ति आप वातावरण से अर्जित कर रहे हैं, नहीं। ये जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं, ये मूल प्रवृत्तियाँ हमारी जन्मजात होती हैं, जो हमारे मतलब जन्म से ही हमें प्राप्त होती हैं। तो इन्हीं मूल प्रवृत्तियों का संबंध संवेगों से होता है कि नहीं। तो देखिए, बच्चे को भूख लगेगी कि नहीं? भूख क्या है? भूख एक आपका संवेग होता है। भूख जो है आपका एक संवेग होता है। वहीं आपके भोजन की तलाश क्या है? भोजन की तलाश आपकी एक मूल प्रवृत्ति है, भोजन की तलाश। ठीक है, मूल प्रवृत्ति को और आप इसको संवेग को ऐसे समझ सकते हैं। मैं देखिए एक ओवरव्यू दे रही हूँ आपको, आगे तो आप पढ़ेंगे। संवेग का मतलब है भाव, आपके अंदर जो भाव आते हैं वो। और वहीं आपकी मूल प्रवृत्ति का मतलब होता है क्रियात्मक पक्ष। क्या? क्रियात्मक पक्ष। किसी भी चीज़ का क्रियात्मक पक्ष, किसी भी भाव का जो क्रियात्मक पक्ष होता है वो मूल प्रवृत्ति कहलाता है। तो आप भोजन की तलाश करेंगे। अब भोजन की तलाश जब आप करेंगे, क्योंकि ये तो जन्मजात है ना, ये तो आपके अंदर है ना। भाव आपके अंदर भूख आया है, भूख भाव आया तो आपके अंदर मूल प्रवृत्ति पहले से विद्यमान थी, तो ये आपके सामने आ गई। मतलब ये आपकी एक तरीके से बाहर निकल के आई, प्रकट हो गई, जिसे आप प्रकट कहेंगे, सही शब्द प्रकट होगा कि ये प्रकट होके आ गई। आपकी भूख जो है संवेग, इसकी जो मूल प्रवृत्ति है भोजन की तलाश, ये प्रकट होके आई। तो आप रोए, चीखे, चिल्लाए, है ना। तो ये क्या है? आपका एक तरीके का व्यवहार है जिसमें आप अपने संवेगों को प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे हंसना, आप सभी को पता है हास्य आपका क्या है? हास्य हमारा एक तरीके का एक मूल प्रवृत्ति है, जबकि इसका जो संवेग है वो आमोद होता है ना। जब आप खुश होते हैं तो हंसते हैं। तो इसी तरीके से आपकी हंसना जो एक संवेग है,
इसको आप प्रदर्शित करते हैं। खिलखिलाना हुआ, क्या है ये? खिलखिलाने से भी आप अपने संवेगों को प्रदर्शित करते हैं। ये आपके व्यवहार हैं जो आप संवेगों के थ्रू, संवेगों के चलते ही आप ये प्रदर्शित कर रहे हैं सभी को। हाथ पैर का पटकना हुआ, रोना, चिल्लाना, चीखना, ये संवेग आपके अंदर पैदा हुए। उन्हीं संवेगों का व्यवहार आपने यहाँ पर दिखाया है। क्या दिखाया है? उन्हीं संवेगों का व्यवहार आप यहाँ पर दिखा रहे हैं। कैसे? रोकर, चीख कर, चिल्लाकर। संवेग है भूख, भूख लगी, रोए आप, है ना? ये क्या है? आपके संवेगों का प्रदर्शन है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। इसी में आपको आगे नोट करना है, पॉइंट बना के नोट करिएगा। यहाँ पर जिस तरीके से मैं आपको नोट करवा रही हूँ आपको उसी तरीके से नोट करना है। एक ब्रिजेस महिला थी, कौन थी? ब्रिजेस महिला। हालांकि कल के लेक्चर में बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार यहाँ पर बताना जरूरी है। ब्रिजेस महिला वैज्ञानिक ने बताया, क्या बताया इन्होंने? ब्रिजेस महिला मनोवैज्ञानिक ने आपका बताया कि 2 वर्ष की अवस्था तक, कितनी? 2 वर्ष की अवस्था तक, 2 वर्ष की अवस्था तक बच्चे के सभी संवेग आपके क्या होते हैं? विकसित हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके सारे संवेग आपके इकट्ठे ही विकसित हो जाए, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। हर एक संवेग के विकसित होने का समय अलग होता है। हर एक संवेग के विकसित होने का टाइम क्या होगा? डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं कि प्रत्येक संवेग के विकसित होने का समय क्या हो? समान हो, समान नहीं होता है। सबके सारे के सारे जो संवेग हैं इनके विकसित होने का समय अलग होता है। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था 3 महीने में कौन सा संवेग आता है, 6 महीने में कौन सा आता है, सारी चीज़ें आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक, बताया था मैंने आपको। जन्म के समय संवेग उत्तेजना होता है, 3 माह में उत्तेजना आनंद कष्ट होता है, 6 माह में उत्तेजना आनंद कष्ट, क्रोध, घृणा और भय और आ जाता है। ऐसे मैंने आपको 2 वर्ष तक का बताया था, है ना? अब मैंने एक पॉइंट आपको नोट करवाया था, हालांकि मुझे वहीं पर नोट कर देना चाहिए था जहाँ पर मैंने आपको नोट करवाया कि शिशु का संवेगात्मक व्यवहार अस्थिर होता है। वहीं पर आप नोट कर लीजिएगा कि आपके पूरे जीवन में सबसे ज़्यादा अस्थिरता आपकी कहाँ पर देखने को मिलती है? शैशवावस्था में देखने को मिलती है। पूरे जीवन में सबसे ज़्यादा अस्थिरता संवेगों में, किसमें? संवेगों में, शैशवावस्था में देखने को मिलती है। चूँकि हम शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास पढ़ रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। शैशवावस्था में मिलती है। ठीक, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था वाटसन एवं मॉर्गन के अनुसार नवजात शिशु में 3 संवेग हैं, भय, प्रेम और क्रोध। तो चूंकि हमने जो कल पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा था? आपके नवजात शिशु का। तो देखिए यहाँ पर शैशवावस्था का समय क्या होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। शैशवावस्था का समय आपका मानक रूप से आप देखें तो 0 से 2 वर्ष, लेकिन अध्ययन के हिसाब से आपका 0 से 6 वर्ष होता है। तो वाटसन एवं मॉर्गन के अनुसार, एक बार मैं यहाँ पर नोट कर देती हूँ, वाटसन एवं मॉर्गन के अनुसार यहाँ पर नोट करिएगा, नवजात शिशु में 3 मूल संवेग आपके जन्म लेते हैं। 3 मूल संवेग जन्म लेते हैं। वहीं पर आपकी जो महिला मनोवैज्ञानिक ब्रिजेस थी, इन्होंने जन्म के समय कौन सा संवेग बताया? उत्तेजना। लेकिन वाटसन एवं मॉर्गन ने यहाँ पर अलग ही बताए हैं। इन्होंने बताया है कि भय होता है, और क्या होता है? भय होता है, क्रोध होता है, और क्या होता है? आपका प्रेम होता है। ये 3 संवेग होते हैं। लेकिन अगर महिला वैज्ञानिक ब्रिजेस की बात की जाए तो प्लीज़ याद रखिएगा कि जन्म के समय इन्होंने एक संवेग बताया है मात्र, कौन सा? उत्तेजना। और उत्तेजना से ही सभी के सभी संवेग जो हैं आपके विकसित होते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि सभी के सभी संवेगों की उत्पत्ति अगर देखी जाए तो सभी के सभी संवेगों की उत्पत्ति उत्तेजना से ही हुई है। किससे? उत्तेजना से। क्यों? क्योंकि सबसे पहला संवेग हमारा उत्तेजना ही था। ओके, अब आप समझ गए होंगे। अब आपको नेक्स्ट जो यहाँ पर हेडिंग करना है वो करना है बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। तो हेडिंग करिए, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। जैसे मैं चीज़ें लिखती हूँ तो मुझे टाइम लग जाता है, आप स्पीड बढ़ा के देख लिया करिए। ठीक, इससे आपका टाइम किल नहीं होगा, और अभी तो टाइम बचाने की बात है, तो आप लोग ऐसे अपना समय बचा सकते हैं। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास पढ़ लेते हैं। आइए देखिए, पहले इसको समझ लीजिए।
आप सभी को पता है कि बाल्यावस्था जो आपका समय है वो कब से कब तक माना गया है? ये आपका देखा जाए स्टडी के हिसाब से तो 6 से 12 वर्ष का समय है। और इसी अवस्था में बालक जो है वो आपके समाज के संपर्क में आता है। किसके? समाज के संपर्क में आता है। तो इसी अवस्था में जब बालक अपना जो है सामाजिकता का इसमें भाव आने लगता है। बाल्यावस्था में बालक में किसका? सामाजिकता का भाव आने लगता है। किसका? सामाजिकता का भाव। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन शैशवावस्था में ऐसा नहीं था। शैशवावस्था में बालक में सामाजिकता का भाव नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो समाज को नहीं इतना पहचानता है। लेकिन बाल्यावस्था में बालक बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, तो वो सामाजिकता के भाव उसके अंदर आने लगते हैं, क्योंकि वो सोशल कॉन्टैक्ट करने लगता है लोगों से, अपने परिवार से, अपने मित्रों से। स्कूल जाने लगता है ना इस अवस्था में, तो 5 वर्ष में तो एडमिशन हो जाएगा 5 ईयर में प्राइमरी स्कूल में। तो क्या होगा? अपने टीचर्स से इंटरेक्ट करेगा, स्टूडेंट से करेगा, साथ ही साथ अपने आस पड़ोस वालों से करता है, बाहर खेलने भी जाता है ना इस समय, है ना। तो ये बाल्यावस्था का मेन जो आपका बेसिक जो कहें वो यही है कि इसमें सामाजिकता का भाव आने लगता है बालक में। इस वजह से इस उम्र में बालक में संवेग जो होते हैं, इन संवेगों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। क्या करता है? इस अवस्था में बालक अपने संवेगों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। नियंत्रित करने की कोशिश करता है। किसके कारण? सामाजिकता का भाव आने के कारण संवेग को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। कोशिश करने लगता है। ठीक, आपसे यही पूछा जाएगा कि किस अवस्था में बालक अपने संवेगों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। आंसर विल बी चाइल्डहुड। क्या होगा? चाइल्डहुड होगा। प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को याद रखना है आपको। ठीक, जैसे शैशवावस्था में देखा आपने, संवेगों में उग्रता पाई जाती है कि अरे भाई वो चीज़ अगर नहीं मिली बच्चे को तो सर पे घर उठा लेगा, है ना, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, पूरा सर घर पे उठा लेगा, समथिंग इस टाइप का। तो लेकिन बाल्यावस्था में ऐसा नहीं है, उसके संवेगों में उग्रता में कमी आती है। तो आपको लिखना है कि संवेगों की उग्रता में देखिए, जैसे मैं बोल रही हूँ उसी को अपनी भाषा में बना लीजिए। संवेगों की उग्रता में कमी आने लगती है। कमी आने लगती है। देखिए, जब वो अपने संवेगों को नियंत्रित करने की कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी संवेगों की उग्रता में भी कमी आएगी कि नहीं आएगी। तो इसी कारण, नियंत्रण के कारण उसके अंदर परिपक्वता आने लगती है। क्या आती है? परिपक्वता आती है। ठीक, लेकिन ये परिपक्वता ना छद्म होती है ना। वो ऐसा शो करता है कि वो परिपक्व है, लेकिन होता नहीं है। आप देखिएगा, बाल्यावस्था का बालक अगर बड़े बूढ़े लोग बैठे होंगे तो उनके बीच में बैठना बड़ा पसंद करता है, बैठेगा इधर। जैसे अभी तो ठंडी का मौसम है, सब आग ताप रहे हैं गाँव में, तो ये आएगा, ऐसे सब गाँव में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े दादाजी लोग बैठे हुए हैं, अपना सब बीड़ी पी रहे हैं। ये आएगा धीरे से, पहले इधर से ऐसे ऐसे बैठेगा, इधर अपने स्थान जमा लेगा। फिर इन सब की बातों पर इतने ध्यान से सुनेगा जैसे इसको पूरा सारी दुनिया पता है छोटा सा, लेकिन एक्ट ऐसे करेगा इसको सारी चीज़ें पता हैं। तो यही है भाव इसके अंदर। यही जो भाव है जो शो करता है कि बच्चा मैच्योर नहीं है, लेकिन मैच्योरिटी को शो कर रहा है, यानी कि छद्म परिपक्वता की अवस्था है ये। कैसी है? छद्म परिपक्वता की। आप सभी लोगों ने रास का नाम सुना होगा। किसका? रास का। अब देखिए, रास को ना आप लोग कुछ और मत समझ लीजिएगा। रास एक मनोवैज्ञानिक हैं। कौन है? रास एक मनोवैज्ञानिक हैं। अब इनके बारे में सभी को पता होगा। रास एक मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने बाल्यावस्था को मिथ्य परिपक्वता का काल कहा है। ठीक, तो आपको नोट कर लेना है, बाल्यावस्था को मिथ्य परिपक्वता का काल कहा है। क्या? मिथ्य परिपक्वता का काल कहा है। ठीक है, काल कहा है। पूछा जा सकता है मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहा जाता है? आंसर विल बी चाइल्डहुड। किसने कहा? रॉस ने कहा है। ठीक है, कहा है। ठीक, अब एक कॉल एवं ब्रूस हैं, तो इनका भी आपको याद रखना है। कॉल एंड ब्रूस ने क्या कहा है? कॉल एंड ब्रूस ने बाल्यावस्था को सामयिक विकास का अनोखा काल कहा है। तो मैं यहाँ पर नोट कर देती हूँ इधर पे, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन आपको नीचे नोट करना है। ओके, तो आपको क्या लिखना है? कॉल एंड ब्रूस भी आपके एक मनोवैज्ञानिक हैं। कॉल एंड ब्रूस ने क्या कहा है? इन्होंने बाल्यावस्था को सांवेगिक विकास का अनोखा काल कहा है। इन्होंने बाल्यावस्था को सांवेगिक विकास का अनोखा काल कहा है। ठीक, अनोखा काल कहा है।
क्यों कहा है सांवेगिक विकास का अनोखा काल? क्योंकि इस अवस्था में बच्चा अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख लेता है। इस वजह से इन्होंने इस अवस्था को सांवेगिक विकास का अनोखा काल कहा है। ठीक, अब बाल्यावस्था में जो संवेग हैं, इनकी विशेषता क्या होती है? तो आपको यहीं पर एक सब हेडिंग टाइप की क्या करनी होगी, आपको सब हेडिंग करनी होगी बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में संवेगों की, बाल्यावस्था में संवेगों की विशेषता। ये क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि आप जानें कि बाल्यावस्था में बालक के संवेगों के कारण कौन कौन सी विशेषता बालक के अंदर आती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नोट करना होगा कि बालक के जो संवेग हैं, बालक के संवेगों में विशेषताओं में सबसे पहले याद रखिएगा ईर्ष्या। क्या? ईर्ष्या का भाव। देखिए, ईर्ष्या आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। बाल्यावस्था का जो बालक होता है वो ईर्ष्या के कारण एक दूसरे पर कटाक्ष करता है ना। देखिएगा आप लोग, एक दूसरे पर बहुत कटाक्ष करता है, तुम्हारा ये अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हारा ये अच्छा नहीं लग रहा, इस तरीके से। तो इस अवस्था में बालक बालिकाओं में ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाता है संवेगों के चलते ही। ठीक, अब एक और एक डर जो आप कहेंगे, भय कहें आप इसको तो वो ज़्यादा सही होगा। भय नामक जो आपका जो एक विशेषता है, ये संवेगों के कारण आती है। तो भय किस चीज़ का होगा? अब बाल्यावस्था का बालक है तो भय बताइए किस चीज़ का होगा? तो इस अवस्था में जो भय होता है वो बेसिकली परीक्षा में अच्छे अंक लाने का भय होता है। तो आपको यहाँ पर नोट कर लेना है, अच्छे अंक लाने का भय, अच्छे अंक लाने का भय। किसका? अच्छे अंक लाने का भय होता है। ठीक, याद रखिएगा। भय नामक संवेग शैशवावस्था में भी था, आप सभी ने देखा है। जब ब्रिजेस महिला को मैंने पढ़ाया 6 माह में, इन्होंने बताया था भय नामक संवेग, है ना। तो आपको मन में आ रहा होगा, जब वहाँ पे है तो फिर यहाँ पे भी है, तो कहाँ पर ज़्यादा होता होगा भय नामक संवेग? तो भय नामक संवेग जो है आपका, ये बाल्यावस्था में ज़्यादा होता है। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा आप लोग अपने पॉइंट के फॉर्म में, जैसे भी आपको नोट करना हो कि बाल्यावस्था में भय नामक संवेग अधिक होता है शैशवावस्था की तुलना में। ठीक, अब तीसरा यहाँ पर पॉइंट आपको क्या नोट करना है? जिज्ञासा की प्रबलता। इन्हीं संवेगों के कारण बच्चे में जिज्ञासा की प्रबलता आती है। क्या? जिज्ञासा की प्रबलता। आप देखिएगा कि बाल्यावस्था का बालक जो है बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होता है। कब, क्या, क्यों, कैसे के प्रश्न इतने पूछता है। जैसे अगर कोई घर का मेंबर बाहर जा रहा होगा तो पूछेगा कहाँ जा रहे हो, फिर वो बताएंगे कि यहाँ जा रहे हैं तो कहेगा क्यों जा रहे हो, अगर आप उन्होंने बता दिया कि इसलिए जा रहे हैं। फिर पूछेगा कब आएंगे, बता दिया कि 7 बजे तक आएंगे। 7 कब बजता है, इतने तमाम तरीके के क्वेश्चन पूछता है। ये जिज्ञासा की प्रबलता के कारण ही है। किसके कारण? जिज्ञासा की प्रबलता के कारण ही है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि नहीं? फिर इसके बाद चौथा पॉइंट आप नोट करिएगा, निराशा। क्या? निराशा। इस अवस्था में बालक में निराशा भी होती है। निराशा, अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को कि निराशा, इतना छोटा बालक निराशा क्यों होगी? निराशा उसको इसलिए होती है जब वो विद्यालय जाएगा। तो देखिए, विद्यालय के अपने मानदंड होते हैं, विद्यालय के कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको हर किसी को फॉलो करना होता है ताकि स्कूल में अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन बना रहे। ठीक, वो डिसिप्लिन उस बच्चे को गंदे लगते हैं। यही है, उसी डिसिप्लिन के चलते बालक के अंदर निराशा आती है। परिवार, विद्यालय, समाज, इन सब के द्वारा बनाए गए जो अनुशासन संबंधी नियम हैं, ये बच्चों की इच्छाओं को ऐसा लगता है कि ये बाधक बना रहे हैं, उनको ऐसा लगता है। तो उसी के चलते इनमें निराशा का भाव पैदा होता है। ठीक, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि संवेगों की उग्रता में कमी संवेगों की उग्रता में कमी। संवेगों की उग्रता में, ये एक विशेषता है, संवेगों की उग्रता में कमी आती है। वो आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि संवेगों की उग्रता में कमी कैसे आती है, क्योंकि इस अवस्था में बालक में सामाजिकरण जो है, आपकी एक सोशलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाती है। किसके कारण? सोशलाइजेशन के कारण इनमें संवेगों की उग्रता में इनमें कमी आ जाती है। ठीक, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हेडिंग आपको क्या करना है? नेक्स्ट हेडिंग करना है किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। देखिए, लेक्चर को ख़त्म करने से पहले मैं आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताऊंगी वो बताऊंगी, इसका बेसिकली यूज़ क्या है आपके लिए, क्यों ये उपयोगी है, आप क्यों ये सब पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये पढ़ना बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, संवेगात्मक विकास। आइए देखते हैं कि किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है। इस अवस्था में बालक के जो संवेग हैं, ये आपके प्रबल और प्रचंड अवस्था में होते हैं। किसमें? प्रबल और प्रचंड अवस्था में होते हैं। ठीक, तो इस अवस्था में लिखिएगा, इस अवस्था में बालक, इस अवस्था में बालक के संवेग प्रचंड अवस्था में होते हैं। किसमें? प्रचंड अवस्था में होते हैं। ठीक, और इस अवस्था में आपके
जो संवेगात्मक विकास है इनकी विशेषताएं क्या हैं ये देखते हैं। ठीक है, तो आपको एक सब हेडिंग यहीं पर करनी होगी। कौन सी सब हेडिंग करनी होगी? इस तरीके से हेडिंग करिएगा, किशोरावस्था में, किशोरावस्था, किशोरावस्था के संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास की विशेषताएं, संवेगात्मक विकास की क्या विशेषताएं हैं। ठीक, विशेषताएं। देखिए आपसे परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास की विशेषताएं नहीं है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक, जैसे पहला ऑप्शन दे दिया गया विरोधी मानसिक दशा, दूसरा ऑप्शन दे दिया गया काम भावना, तीसरा ऑप्शन दे दिया गया भाव प्रधान जीवन, चौथा ऑप्शन दे दिया गया जिज्ञासा प्रवृत्ति। तो जिज्ञासा आपका कब का है? बाल्यावस्था का है। यही आपको ध्यान देना है। बाकी अगर आप मेरे शब्दों पर ध्यान दे रहे होंगे तो मुझे ऐसा फील होता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि प्रश्न कैसा आएगा। और मैं बार बार यही कहूँगी, प्लीज़ आप किसी पर डिपेंड मत होइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही खंगालिए, वही सब कुछ है आपका। ठीक, यूट्यूब पर हज़ारों लाखों चैनल हैं आपके, गुमराह भी बहुत लोग कर देंगे, लेकिन आपको गुमराह नहीं होना है इस वक्त। ठीक, तो किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास की जो विशेषताएं हैं इनको आप समझ लीजिए सबसे पहले। ठीक, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं बताऊँगी किसके बारे में। सबसे पहले याद रखिएगा आप लोग किसको? आपके संवेगों में विभिन्नताएं, संवेगों में विभिन्नताएं। आइए देखते हैं संवेगों में विभिन्नताएं। संवेगों में विभिन्नताओं का मतलब क्या है? इस अवस्था में संवेगों में विभिन्नता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में किशोर और किशोरियों में भिन्न भिन्न अवसरों पर कैसा भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं। आप देखेंगे कि इस अवस्था में जो किशोर और किशोरी हैं, मैं सिर्फ आपके लड़कों की बात नहीं कर रही, लड़के और लड़कियां दोनों की, किशोर और किशोरियों दोनों की बात कर रही हूँ। इन दोनों में ही भिन्न भिन्न व्यवहार दिखाई पड़ते हैं आपके किस पर? भिन्न भिन्न अवसरों पर। किसी एक अवसर पर अलग व्यवहार करेंगे तो किसी एक अवसर पर अलग व्यवहार करेंगे। ठीक, तो ये क्या है? इनके संवेगों में विभिन्नता को दर्शा रहा है। कभी वो उत्साह से भरपूर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक दिखेंगे, तो कभी बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हो जाएंगे, एकदम मरल्ले टाइप के हो जाएंगे। ये क्या है? ये इनके संवेगों में विभिन्नता ही दर्शाती है। कभी देखना आप एकदम दयालु बन जाते हैं, तो कभी बहुत ज़्यादा कठोर से बन जाते हैं, एकदम ऐसे लगेगा कि बस अब तो इनसे कठोर है ही नहीं कुछ भी, एकदम रॉबस्ट टाइप के हो जाएंगे। तो ये क्या है? इनके संवेगों में विभिन्नता को ही दर्शा रहा है। तो आपको खाली एक ही पॉइंट नोट करना है जिससे आप समझ सकते हैं। वो आपको क्या नोट करना है? इस अवस्था में बालक, इस अवस्था में, अब देखिए इस अवस्था में बालक तो वो रह नहीं गया, किशोर बन चुका है ना। तो इस अवस्था में किशोर एवं किशोरियाँ, किशोर एवं किशोरियाँ, किशोर एवं किशोरियों के द्वारा, किशोर एवं किशोरियों के द्वारा अलग अलग अवसरों पर, अलग अलग अवसरों पर अलग अलग व्यवहार, अवसरों पर अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, याद रखिएगा इसको आप लोग। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा पॉइंट आपको क्या समझना होगा? दूसरा आपको देखना होगा विरोधी मानसिक दशा। क्या? विरोधी मानसिक दशा। विरोधी मानसिक दशा का मतलब क्या है? विरोधी मानसिक दशा का आपका बेसिकली मतलब ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है, आप देखिएगा कि सेम परिस्थिति है, देखिए परिस्थिति सेम ही है। क्या है? परिस्थिति सेम है। जैसे न्यू ईयर है, ठीक, मान के चलिए न्यू ईयर है, तो समान परिस्थिति में वो आपका कभी अत्यधिक प्रसन्न दिखाई देगा, कभी अत्यधिक क्या होगा? प्रसन्न दिखाई देगा, तो कभी अत्यधिक कैसा दिखाई देगा? कभी अत्यधिक दुखी टाइप का दिखाई देगा। ठीक, तो समान अवसर पर कैसे रिएक्ट किया उसने? प्रसन्न है कभी, कभी दुखी है। ये है विरोधी मानसिक दशा। ठीक, अगला पॉइंट यहाँ पर तीसरा आपको क्या नोट करना है? थर्ड पॉइंट यहाँ पर नोट करिएगा, भाव प्रधान जीवन। भाव प्रधान जीवन का मतलब क्या है? भाव प्रधान जीवन, भाव प्रधान जीवन को समझिएगा। इस अवस्था का जो बालक है वो भाव प्रधान जीवन जीने की बेसिकली क्या करता है? एक इच्छा रखता है अपने अंदर। ठीक, अगला यहाँ पर आप नोट करिएगा, आप लोगों ने वीर पूजा सुना होगा। क्या? वीर पूजा। वीर पूजा हीरो वर्शिपनेस जिसे आप कहते हैं, इसको शायद आपको पता होगा। हीरो वर्शिपनेस का मतलब क्या होता है? हीरो वर्शिपनेस का मतलब होता है कि वो कल्पना के जरिए आपका जो है किसी को भी अपना आदर्श मान लेता है। जैसे अगर किसी हीरो की उसने एक मूवी देखी तो पता चला उसी को अपना आदर्श बना लिया। किसी एक आपके नेता को देखा तो पता चला उसी को अपना आदर्श बना लिया।
किसी एक गुरु को देखा, मान के चलिए सदगुरु को देख लिया, गौर गोपाल दास को देख लिया, तो उन्हीं को अपना हीरो मान लेगा, है ना। तो इस तरीके की भावना जो होती है इसको वीर पूजा कहते हैं। और ये जो भावना होती है वीर पूजा, ये किशोर अवस्था की है बेसिकली। इस चीज़ को आपको विशेष रूप से याद रखना है। पांचवा यहाँ पर आप पॉइंट नोट कर सकते हैं, कौन सा? स्वाभिमान की भावना। तो इस अवस्था का जो बालक है इसमें स्वाभिमान बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर इसके स्वाभिमान को किसी ने ठेस पहुँचा दी, ठेस ही कहते हैं ना, ठेस पहुँचा दी, हर्ट कर दिया जिसे कहेंगे, तो बस यहाँ से ना वो रुष्ट हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है किशोर अवस्था में, स्वाभिमान की भावना। किसी ने थोड़ा सा ही अगर बोल दिया, ए बोल दिया, तो उतने में हो सकता है उसको गुस्सा आ जाए। ए कैसे बोला, वो बे बोल देगा उल्टा। तो ये क्या है, स्वाभिमान की भावना इस टाइम पाई जाती है। ठीक, अब आपको यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है कि इस अवस्था में बेसिकली आपकी काम भावना पाई जाती है। क्या? काम भावना पाई जाती है। लेकिन ये जो काम भावना इस अवस्था में पाई जाती है ना बालक में, ये 3 तरीके की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहला तो आपका होगा विषमलिंगी प्रेम। विषमलिंगी का मतलब है आपके दूसरे लिंग के प्रति प्रेम, जैसे लड़के का लड़की के साथ, है ना। तो ये विषमलिंगी प्रेम की भावना आपकी पाई जाती है किशोरावस्था में। समलिंगी प्रेम भी आप लोगों ने आजकल तो देखा ही होगा। विषमलिंगी प्रेम, समलिंगी प्रेम। समलिंगी मतलब समान लिंग के प्रति प्रेम का भाव जागृत होता है। और क्या होता है? स्वप्रेम भी होता है, स्वप्रेम। अब यहाँ पर एक चीज़ को आपको समझना है। एक तो आपने स्वप्रेम की भावना पढ़ी है, कब? आपने शैशवावस्था में पढ़ी। पर शैशवावस्था में स्वप्रेम को मैं ऊपर लिख देती हूँ। शैशवावस्था में जो स्वप्रेम था, शैशवावस्था का स्वप्रेम, शैशवावस्था का स्वप्रेम जो होता है इसको नार्सिसिज्म कहते हैं। क्या? नार्सिसिज्म कहते हैं। ठीक, ठीक है, ये टर्म आपको याद रखना है कि नार्सिज्म इसको कब कहेंगे। तो स्वप्रेम जो आपका शैशवावस्था में होता है उसको नार्सिज्म कहते हैं। शैशवावस्था में बच्चे में स्वप्रेम की भावना पाई जाती है, आपको पता है ना। स्वप्रेम का मतलब है कि बस उसको उसकी चीज़ें मिल जाए ना, तो उसको फिर किसी से मतलब नहीं है। उसको उसकी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाए, खेलने को कुछ दे दो, फिर वो किसी से मतलब नहीं रखेगा, ना चीखेगा ना चिल्लाएगा। दूध दे देंगे आप अगर उसको, तो वो अपनी बॉटल से पीता रहेगा, फिर उसको नहीं मतलब होगा। तो ये स्वप्रेम है। लेकिन यहाँ जो स्वप्रेम होता है वो कुछ अलग तरीके का होता है। और इस स्वप्रेम को हमको क्या कहना है? इसको कहते हैं हम लोग ऑटो इरोटिज्म कहते हैं। ठीक है, ऑटो इरोटिज्म, AUTOIROTISM, ऑटो इरोटिज्म कहते हैं स्वप्रेम। ठीक, तो इस चीज़ को आपको विशेष रूप से अपने माइंड में रखना है। अगला है सातवां, आपको यहाँ पर नोट करना है कि इस अवस्था में बालक में अपराध प्रवृत्ति भी आपकी जागृत हो जाती है। क्या? अपराध प्रवृत्ति। देखिए, कभी कभी संगति का असर ऐसा हो जाता है कि बालक अपराधों की ओर आपका उन्मुख हो जाता है। तो ये अपराध प्रवृत्ति भी आपके आपके किशोरावस्था की एक मेन विशेषता है कि इस अवस्था में बालक जो है अपराध प्रवृत्तियों में लिप्त हो जाता है कभी कभी। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर बालक की मूल प्रवृत्तियों में सुधार कर दिया जाए, अपराध प्रवृत्ति अगर हटानी है, उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि बालक की मूल प्रवृत्तियों में सुधार कर दिया जाए। किसमें? मूल प्रवृत्तियों में सुधार कर दिया जाए, तो बालक में अपराध प्रवृत्ति की जो भावना है ये आपकी हट जाएगी। आगे चल के मैं आपको मूल प्रवृत्तियाँ बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी, वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि मूल प्रवृत्तियाँ होती क्या हैं। मात्र मूल प्रवृत्तियों को सुधार कर एक जीवन कितना अच्छा बन सकता है, ये जीवन कितना सुंदर बन सकता है ना। तो वो आपको आगे पढ़ाऊँगी। इस अवस्था में बालक में जो है स्वतंत्रता की भावना पाई जाती है। किसकी? स्वतंत्रता की भावना। देखिए, इस अवस्था का बालक ना ये चाहता है कि वो स्वतंत्र रहे माता पिता से, घर से। माता पिता यानी कि आपके पेरेंट्स हो गए, घर यानी कि बाकी के सारे मेंबर्स हो गए, इन सभी से वो स्वतंत्र होना चाहता है। रिश्ते नातों से, रिश्तेदारों से, सभी से स्वतंत्र होना चाहता है। ठीक, तो ये विशेषताएं आपकी किशोरावस्था की। अब यहाँ बात आती है, एज अ टीचर आप क्यों पढ़ रहे हैं, जो कि आपसे पूछा जाएगा आपके इंटरव्यू में और आपके कहाँ पर KVS के एग्ज़ाम में, क्योंकि व्यवहारिक एग्ज़ाम होने वाला है इस बार, तो फैक्चुअल चीज़ें कम पूछी जाएंगी। तो आपसे पूछा क्या जा सकता है, एज अ टीचर आपको ये सब चीज़ें जानने की ज़रूरत क्यों है? क्यों पढ़ रहे हैं आप संवेगात्मक विकास? क्यों आपको ऐसी ज़रूरत है? आप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप एक राष्ट्र निर्माता हैं। राष्ट्र निर्माता का जो बेसिकली कर्तव्य होता है वो होता है सर्वांगीण विकास करना, किसी भी बालक का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास का मतलब आप समझ रहे हैं ना। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है कि बालक के सभी विकास के जितने पक्ष हैं, 5 पक्ष होते हैं ना, इन पाँचों पक्ष का विकास करना। शारीरिक विकास हुआ, मानसिक विकास हुआ, संवेगात्मक विकास हुआ, है ना, नैतिक विकास हुआ, सामाजिक विकास हुआ। इन विकास के सभी पक्षों का विकास करना ही आपका मेन कर्तव्य होगा। होगा कि नहीं होगा?
तो जब आप राष्ट्र निर्माता के तौर पर कार्य करेंगे और इन सभी पक्षों का विकास करने का आपका लक्ष्य है, तो पहले आपको इनके बारे में भी तो पता होना चाहिए, शारीरिक विकास क्या है, शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, क्योंकि बालक जो है आपका शैशवावस्था कहें आप, या फिर ये कह सकते हैं कि आपका पूर्व बाल्यावस्था में बालक आपका आ जाता है स्कूल में 5 वर्ष में, है ना? आता है कि नहीं आता है? तो उत्तर शैशवावस्था कहें या फिर पूर्व बाल्यावस्था कहें, बात एक ही होगी। तो बालक शैशवावस्था में आ जाता है, यानी कि आपके पूर्व बाल्यावस्था में आता है, तो उस समय आपको पता भी तो होना चाहिए कि शारीरिक विकास होता कैसे है, शारीरिक विकास, ठीक। फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, पहले आपको शारीरिक विकास पता होगा, तब आप जान पाएंगे कि शारीरिक विकास किस तरीके से होता है। जब आप जाएंगे आगे, आपने देखा संवेगात्मक विकास, तो ये भी तो पता होना चाहिए आपको कि संवेगात्मक विकास एक्चुअल में है क्या, बालकों का संवेगात्मक विकास शैशवावस्था में कैसा होता है, ताकि आप संवेगात्मक विकास जो है, अगर कुछ प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको अभी बताया है मूल प्रवृत्तियाँ, तो इनमें आप परिमार्जन कर सकते हैं, तभी तो बालक का विकास कर पाएंगे कि नहीं। नैतिक विकास की तरफ चलते हैं। अगर आपको पता होगा कि किस अवस्था में बालक जो है आपका समाज के संपर्क में आता है, नैतिकता का मतलब क्या होता है, जब आप नैतिक विकास समझ पाएंगे, तब बच्चे के अंदर आप नैतिक विकास की भावना डेवलप करवा पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि शैशवावस्था में बालक है, तो उसको किस तरीके का नैतिक विकास आप समझा पाएंगे, क्योंकि देखिए आज की शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा है, इसको समझिए पहले आप लोग। 1 मिनट। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है, आज के समय पे बालक की आवश्यकता को आप देखें, बालक की आवश्यकता क्या है, बालक की क्षमता को देखें। ये नहीं कि बालक जो है आपका एक तरीके से कक्षा 1 में पढ़ रहा है, आप उसको कक्षा 5 की तरह समझा रहे हैं, बालक की क्षमता को भी समझें। मैं आपको आसान भाषा में समझाती हूँ, जैसे आपका ये फ़ोन है, ठीक है, मोबाइलिया है आपका। अब तो आप लोगों में से किसी के पास 2G तो होगा नहीं, अब तो 5G का ज़माना है, तो मैं 4G मान के चलिए आप सभी के पास 4th जनरेशन का फ़ोन है, ठीक है। और इसमें डेटा जो स्टोर होता है वो आपकी रैम का जो है वो आपका 64 आप जीबी स्टोर कर सकते हैं, कितना 64 जीबी इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो क्या आप एक चीज़ बताइए, 64 जीबी इसकी हाईएस्ट कैपेसिटी है, सो इज़ इट पॉसिबल कि आप इसमें इस तरीके से इसमें 100 जीबी फिट कर दें? नेवर। आप इतना डेटा इसमें फिल कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि कैपेसिटी ही नहीं है। तो जब बच्चे की कैपेसिटी नहीं है, तो आप उसको क्यों ऐसा डेटा देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। आप उसको ऐसी सूचनाएं क्यों देंगे जो उसके लिए अननेसेसरी है, जो उसकी क्षमता से आगे हैं। तो आपको बच्चे की क्षमता को ध्यान में रखना है, बच्चे की आवश्यकता को ध्यान में रखना है, बच्चे की रुचि को आपको ध्यान में रखना है। बच्चे की रुचि के अलावा आपको ये देखना है कि बच्चे की सीखने की जो लर्निंग का एक तरीके से कहेंगे कि किस तरीके से वो सीखता है ना। बच्चे की नेचर को याद रखना है, बच्चे की जो प्रकृति है उसको याद रखना है, इसको प्रकृति को भी याद रखना है। तो ये सब बाल केंद्रित शिक्षा है। तो बाल केंद्रित शिक्षा के लिए आपको ये सब चीज़ें समझनी होंगी पहले। जब आप बच्चे की क्षमता को जानेंगे कि बच्चे की क्षमता कितनी है, उस हिसाब से आप उसको शिक्षा देंगे, तो ये सब चीज़ें जानना भी तो ज़रूरी होगा ना आपको। तभी तो आप बच्चे की क्षमताएं जान पाएंगे। जब तक आपको विकास के सभी पक्ष पता नहीं होंगे, कैसे पॉसिबल है कि आप ये सब चीज़ें जान पाएँ कि बच्चे को किस अवस्था में किस चीज़ की आवश्यकता है ना? समझे कि नहीं? जैसे आपको मैं समझाती हूँ, बाल्यावस्था का एक गुण होता है रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। बाल्यावस्था में ये डेवलप होता है क्रिएटिविटी, रचनात्मकता जिसे आप कहते हैं। तो उस समय ज़रूरत होती है बालक की कि हम उसको क्रिएटिविटी की तरफ धकेलें, मतलब क्रिएटिव चीज़ों की तरफ ले जाएँ। हम ऐसी पाठ्य सहगामी क्रियाएँ कराएँ जिनमें आपकी रचनात्मकता का भाव हो, रचनात्मक क्रियाएँ उनको करवाएँ, है ना? तो ये है बालक की आवश्यकता। आई होप आप इसको समझ गए होंगे और मैं ऐसा महसूस करेंगे समझ गए होंगे, है ना? तो ये सब चीज़ें कैसे समझ पाएंगे? जब आप ये विकास के 5 पक्ष जानेंगे। तो ये विकास के 5 पक्ष जानना कितना महत्वपूर्ण है। मुझे ऐसा लगता है कि इन 2-3 मिनटों में आप समझ चुके होंगे कि क्यों ये ज़रूरी है, ठीक। और अभी मिलते हैं कल के लेक्चर में। आशा करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और अच्छे से बस आप लोग पढ़िए और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, वही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उससे बढ़कर कुछ है भी नहीं है। मिलते हैं, बाय।